चलिए फिर इसका क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो है पार्ट 2 जो हमारा बच गया था, इस पार्ट 2 में 10 ऐसे एमसीक्यू की तैयारी करने वाले हैं, एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 9वीं जो आपका रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये जो 10 एमसीक्यू होने वाले हैं, ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो ना केवल आपके समझ को बेहतर करेगा, बल्कि आपका एक तरह से इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करा देगा। यदि आप इस चैप्टर में किसी भी पॉइंट पर यदि आप थोड़ा स्लो हुए या आपको लगता है यार मुझे तो ये टॉपिक समझ नहीं आया, इस टॉपिक में थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई है, या मुझे लगता है कि इस टॉपिक को ना थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाते समय इस सभी चीज़ों का ध्यान दिया गया है कि वो बच्चे जिनको यदि इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक से लेकर किसी भी टॉपिक से लेकर कोई भी दिक्कत हो तो दिक्कत खत्म हो जाए। क्योंकि एमसीक्यू के बाद हम इस चैप्टर को पढ़ते नहीं है, चैप्टर पढ़ा, एमसीक्यू किया, प्रश्नोत्तर सॉल्व किया, चैप्टर खत्म। उसके बाद भी यदि डाउट रह जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि इस चैप्टर से संबंधित यदि आपको डाउट रहेगा ना, तो इस चैप्टर में आपको समस्या केवल नहीं आएगी, आपका जो दूसरा चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर है, यहाँ तक कि जब आप 10वीं में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको समस्या आएंगी। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि आप कक्षा 9वीं से जो कुछ भी पढ़ें उसको एकदम बारीक से पढ़ें, एकदम ध्यान लगा कर पढ़ें, ठीक है। तो एमसीक्यू केवल इसलिए नहीं है कि आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको मिल जाए, एमसीक्यू इसलिए भी है ताकि आपको एक बेहतर समझ मिले। हम हमेशा चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में बस चीज़ों की बेहतर समझ हो। जितना बेहतर आपको समझ बनेगा उतना बेहतर आपका विषय होगा। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या है, गलनांक क्या दर्शाता है। अब आपको डाउट होगा कि यार ये गलनांक क्या है, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे। गलनांक का मतलब होता है कोई वस्तु जो ठोस है वो ठोस से द्रव में किस तापमान पे होगा। यानी मेरे पास बर्फ है, मेरे पास लोहा है, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, यानी कोई भी ठोस वस्तु कितने डिग्री सेल्सियस पे, कितने तापमान पर वो द्रव में बन सकता है। क्योंकि जो ठोस होता है ना, उसको यदि तापमान दो, उसको गर्मी दो, उसको उष्मा दो, तो धीरे 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 वो पिघलना स्टार्ट होता है। तो कोई भी ठोस वस्तु कितना भी ठोस हो, एक समय आने के बाद क्या होता है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, वो रुकता नहीं है, तो उसको कहते हैं गलनांक। तो गलनांक क्या दर्शाता है, ऑप्शन ए द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी गैस से ठोस बनने का तापमान, ऑप्शन सी ठोस से द्रव बनने का तापमान, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी ठोस से द्रव बनने का जो तापमान होता है उसी को हम गलनांक कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है, तापमान बढ़ने से कणों की गति कैसी होती है। यानी जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति कैसी होती है। मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, जितने भी पदार्थ होते हैं ना, वो पदार्थ क्या होते हैं, छोटे 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 कणों से मिलकर बनते हैं। और जब आप किसी भी पदार्थ में तापमान बढ़ाते हो, यानी उसको गर्म करते हो, तो उसके जो कण होते हैं ना, वो गति करना स्टार्ट करते हैं। अब आप ये कैसे मानोगे, आप इसका एक एग्जाम्पल लो। जब देखो, जब खाना बनता है, जब खाना पकता है, तो उसको खुशबू आपको दूर तक आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो खाने का जो पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है, वो गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, इसलिए उसको खुशबू दूर तक आती है। आप खाना ही नहीं, कोई और धातु ले लीजिए, आप प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक को जलाते हो उसकी स्मेल आती है। आप लोहा ले लो, लोहे की दुकान के आसपास चल जाओ, जब वो भी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसमें भी कुछ बदबू जैसा आता है, आता है कि नहीं आता है, चाहे बदबू आए चाहे सुगंध है। यानी किसी भी वस्तु को यदि आप जलाओ ना, ये मेरा शर्ट है, इस शर्ट को जलाऊंगा तो क्या होगा, स्मेल आएगा। क्यों, क्योंकि गर्म करने से इसके जो छोटे छोटे कण थे वो गति करना स्टार्ट कर दे, वो भागा दौड़ी करना स्टार्ट करे, एक तरह से इस तरह की गति करना चालू कर दे। तो तापमान बढ़ाने से कणों के बीच में क्या होती है, गति बढ़ती है। तो कणों की गति कैसे होती है, अधिक होती है, यानी गति बढ़ जाती है। इस बात को याद रखिएगा। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ ना, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, यदि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, बहुत स्लो बोलता हूँ, या किसी टॉपिक पर मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, या मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ जो आपको समझना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए खोल कर रखता हूँ, आप उसमें कमेंट कीजिएगा
बेझिझक कीजिएगा, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके डाउट हो, ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। ठीक है। और एक बात और आवश्यक सूचना दे दूं, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, इस तरह की पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ओमकार मौर्य बायोलॉजी, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको फ्री में इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, गलन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का प्रयोग किस लिए होता है? यानी गलन, जब कोई वस्तु गलता है तो उस समय ऊर्जा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है तापमान बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी कणों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी आयतन आयतन घटाने के लिए, और ऑप्शन डी दाब घटाने के लिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है कणों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए। यानी जब कोई वस्तु गलता है तो गलन की प्रक्रिया में आता है, तो उस दौरान ऊर्जा का प्रयोग किस लिए होता है? कणों की गतिशीलता बढ़ाने के, ताकि वो गति कर सके। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, ताकि वो ज्यादा ज्यादा द्रव में या गैस में वो बदले, गति बढ़ी तो ज्यादा द्रव गैस में होंगे, स्वाभाविक सी बात है। वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है? अब वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण यानी किसी भी द्रव का वाष्प में बदलना, गैस में बदलना, किसी भी द्रव का गैस में बदलना। तो वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर, सतह के क्षेत्र पर, तापमान पर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर निम्न उपरोक्त सभी पर निर्णय उपरोक्त सभी पर क्या डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब सवाल होता है वाष्पीकरण पे ये वायु दाब क्या है, सतह क्षेत्र क्या है? देखिए दोस्तों, वाष्पीकरण का मतलब है द्रव का वाष्प में बदलना, यानी द्रव का गैस में बदलना। ये इन तीन चीजों पर निर्भर करता है। कैसे करता है मैं एग्जांपल तौर पे समझाता हूँ। वायु दाब क्या होता है? जो हमारे पृथ्वी है ना, जैसे मैं पृथ्वी पे इस हिस्से पे यदि खड़ा हूँ, तो ऊपर जो है ना वायु का मेरे ऊपर दाब है, यानी मेरा जो सर है, मेरा जो शरीर है, ऊपर वायु का हजारों लाखों का ना, एक तरह से समझ लो भार का मेरे ऊपर दबाव है। तो समझ, दबाव होता है जिसको वायु दाब कहते हैं। तो एक वायु दाब से भी वाष्पीकरण निर्भर करता है। सतह के क्षेत्र पर निर्भर करता है कि आप किस सतह पर स्थित है। इसके लिए थोड़ा सा आपको भूगोल का नॉलेज होना चाहिए। क्या आप ध्रुवों पर स्थित है, आप विषुवत वृत्त पर स्थित है, क्या समुद्र के पास है, किस क्षेत्र में आप स्थित हैं। तापमान भी निर्भर करता है कि तापमान कितना है, क्या वहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, क्या तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। ये सभी निर्भर करते हैं वाष्पीकरण पर। ठीक है, तो उपरोक्त सभी होगा। इतना हाई लेवल का प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने समझाने के लिए इस प्रश्न को मैंने लिया है। ठीक है। चलिए, वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है? यानी जो वाष्पीकरण होता है तो उससे शीतलता क्यों होती है? ऑप्शन ए ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन सी तापमान स्थिर रहता है, और ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण का उस एक समय शीतलता आ जाती है, ठंडक हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। वाष्पीकरण जब होता है तो जो ऊष्मा होती है, जो गर्माहट होती है, ऊर्जा होती है, अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए शीतलता आती है। चलिए, अगला प्रश्न, बर्फीले गिलास पर बूंदे क्यों नहीं बनती है? यानी जो बर्फीले गिलास होते हैं उस पर बूंदे क्यों नहीं बनती है? आप देखते हैं कि बहुत सारे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं या बर्फीले जो आमतौर पर गिलास होते हैं उस पानी की बूंद आते हैं, कुछ ओस आ जाते हैं। तो बर्फीले गिलास पर बूंदे क्यों नहीं बनती है? आपके ऑप्शन है वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन बी संघनन के कारण, ऑप्शन सी गलन के कारण, और ऑप्शन डी दबाव के कारण। तो इसका सही उत्तर है संघनन। अब ये संघनन क्या होता है? देखिए दोस्तों, संघनन की प्रक्रिया से ही बादल बनता है, और जब तक संघनन नहीं होगा तब तक क्या होगा? आपका बारिश भी नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा। अब संघनन क्या है? संघनन का मतलब है जो आपके ऑक्सीजन है, जो आपका धूल कण है, जो आपके जलवायु नहीं, जो आपके जल के कण है, इन सब का संघनन होता है। एक तरह से दबाव बनता है, दबाव बनने से बादल बनता है। तो संघनन का प्रक्रिया मतलब वो प्रक्रिया होता है जिसमें जलवाष्प से क्या होता है, धूल मिट्टी कण मिलकर क्या कहते हैं, बादल बनता है। तो संघनन एक वो क्या हो रहा है, एक तरह से संघनन हो रहा है। तो बर्फीले गिलास पर बूंद क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसमें संघनन के कारण। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, लंबाई की एसआई क्या है? यानी लंबाई की मात्रक क्या है? फिर जैसे जानते हैं कि आपकी जो भी मात्रा होती है, जैसे द्रव को हम लीटर बनाते हैं, वस्तु को, किसी भार को
हम केजी में नापते हैं, बहुत छोटी है तो उसको ग्राम में नाप लेंगे, लेकिन उसको नापने की मात्रा केजी होती है। लंबाई को हम सेंटीमीटर, मीटर इस तरह को नापते हैं, तो सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में, कई तरह के नापते हैं ना। तो उनके अपने अपने एक स्थिर क्या होते हैं, स्थिर जो होते हैं मात्रा होते हैं। इस लंबाई नापने के लिए मीटर होता है, छोटी मोटी बहुत नापना हो तो किलोमीटर हो गया, इस तरह का होता है ना। ठीक उसी प्रकार लंबाई की ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इंच और ऑप्शन डी किलोमीटर। तो मीटर होता है, यानी लंबाई की मात्रा होती है मीटर। हम मीटर से लंबाई को मापते हैं। घनत्व की ऐसा मात्रा क्या होती है? यानी जब हमको घनत्व नापना होता है, किसी वस्तु का घनत्व कितना है, तो उसके लिए ऐसा मात्रा क्या होती है? किलोग्राम, मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम घन मीटर, किलोग्राम पास्कल, न्यूटन। तो किलोग्राम घन मीटर, किलोग्राम घन मीटर जो होता है घनत्व की एसआई मात्रक होती है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ठोस का गलनांक किस पर निर्भर करता है? यानी जो ठोस वस्तु होता है उसका गलनांक किस पर निर्भर करता है? यानी ठोस वस्तु कब जो है वो गलना प्रारंभ करेगी, ये किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए हमेशा ऑप्शन ए हमेशा बदलता रहता है, ऑप्शन बी पदार्थ पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी कोई माप नहीं है, और ऑप्शन डी सभी ठोसों का समान होता है। तो इसका सही होता है पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कोई पदार्थ कब गलेगा वो उस पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास बर्फ है, मेरे पास सोना है, मैं दोनों को तापमान देकर मैंने गैस पर रख दिया उसको गलाने के लिए कि वो पिघल जाए, वो लिक्विड बन जाए। तो सोना और बर्फ दोनों है, तो पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कब वो गलेगा, कितने तापमान पर गलेगा। तो कोई ठोस वस्तु किस गलनांक पर, कोई ठोस वस्तु का गलनांक किस पर निर्भर करता है? उसके पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ क्या, आपने लोहा लिया, सोना लिया, चांदी लिया, क्या लिया, और वो किस तापमान पर वो गलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। वो कब ठोस से द्रव बनेगा। 20वां प्रश्न, दाब का एसआई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन सी बार। तो इसका सही उत्तर है दाब, यानी जो दाब होता है उसका एसआई मात्रक है पास्कल। तो ये 20 ऐसे प्रश्न रहे, 20 ने ऐसे 10 प्रश्न रहे जो आपकी समझ के लिए बेहतर थे। और मैं एक बार फिर कहूँगा, पीडीएफ के लिए आप ओमकार मौर्य बायोलॉजी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।